नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले 20,000 गांवों तक जाएंगे भाजपा कार्यकर्ता, केंद्र और राज्य की योजनाओं की लोगों को देंगे जानकारी। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि एक झटके में प्रधानमंत्री मोदी का 50 लाख वोटर पर निशाना, बीजेपी के मिशन 24 का वाईपी प्लान तैयार। खबर में हम आपको बताएंगे कि वाराणसी में अचानक योगी सरकार ने उतार दी पुलिस की फौज। हम आपको बताएंगे ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, भारत के सना जाग गया, अब मथुरा काशी की बारी। बता दें कि चांद के बात करते हुए पद पर उतरा विक्रम लैंडर रोवर प्रज्ञान, गणतंत्र दिवस परेड में दिखा मिशन चंद्रयान 3 का जलवा। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार की 20 बड़ी खबरों को बताएंगे विस्तार से। उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी का करते समर्थन तो वीडियो ही लाइक और कमेंट लिखे जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले 20,000 गांवों तक जाएंगे भाजपा कार्यकर्ता, केंद्र और राज्य की योजनाओं की लोगों को देंगे जानकारी। हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा 20,000 गांवों तक पहुंचेगी। भाजपा के कार्यकर्ता गांव चलो अभियान का हिस्सा बनेंगे। अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में 4 से 11 फरवरी तक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में मुख्यमंत्री से लेकर लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, विधायक, पूर्व लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, पूर्व विधायक, सभी निर्वाचित प्रतिनिधि और कार्यकर्ता गाँव में जाकर 24 घंटे वहाँ रुकेंगे। वहाँ के लोगों को केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के बारे में बताएंगे। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि गांव चलो अभियान कार्यशाला का मुख्य विषय लोकसभा चुनाव की तैयारी है, जिसमें क्या क्या कार्य करना है इस पर चर्चा की गई। भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गाँव में जाकर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से मिलेंगे। कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में गांव चलो अभियान की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में गांव चलो अभियान के चारों राज्य बिहार, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के प्रभारी एवं झारखंड के राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश, गांव चलो अभियान के प्रदेश संयोजक एवं पूर्व नेता नारायण चंदेल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, संयोजक विधायक रायपुर ग्रामीण मोतीलाल साहू, विधायक गोमती साय, भरत यादव उपस्थित रहे। आप यह मानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में गांव चलो अभियान मास्टर स्ट्रोक साबित होगा तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखे अब की बार 400 पार। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एक झटके में प्रधानमंत्री मोदी का 50 लाख वोटरों पर निशाना, बीजेपी के मिशन 24 का वाईपी प्लान तैयार। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जीत के हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पहली बार या फर्स्ट टाइम के वोटर्स से लेकर लाभार्थियों पर ध्यान दे रही है। पार्टी का मानना है कि पहली बार के मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोरदार समर्थक होते हैं और इसका फायदा पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ पार्टी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और इसके लाभार्थियों पर भी फोकस कर रही है। राम मंदिर में बाल राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी इस मिशन पर एक्टिव भी हो चुके हैं। नेशनल वोटर्स डे के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के पहली बार के वोटर्स से बात भी की। दरअसल बीजेपी मिशन हैट्रिक के लिए कोई असर नहीं छोड़ना चाह रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में गरीब, किसान, महिला और युवाओं पर जोर देने की बात करते रहे। अब पार्टी ने इन युवाओं के पास पहुंचने का प्लान पर काम भी शुरू कर चुकी है। पार्टी फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ युवाओं को साथ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इन वोटर से बात करके पार्टी की तैयारी का भी इशारा कर दिया। कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी ने पहली बार वोट डालने जा रहे 18 से 19 साल के वोटर्स को साधने की रणनीति में जुट गई है। अगर आप यह मानते हैं कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में लगाएगी जीत की हैट्रिक तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट में लिखे फिर यार मोदी सरकार। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी में अचानक योगी सरकार ने उतार दी पुलिस की फौज। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद यूपी पुलिस काफी अलर्ट मोड पर आ गई है। वाराणसी पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन ने निर्देशित किया कि चेकिंग अभियान में सतर्कता बरती जाए। कल गणतंत्र दिवस के साथ ही जुम्मे की नमाज भी थी, इसे लेकर कमिश्नरेट की पुलिस और LIU को अधिक अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। पुलिस सूत्रों के माने तो सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों पर गंभीरता से नजर रखी जा रही है। कोई भी अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करे तो उसका तत्कालन खंडन कर संबंधित के खिलाफ प्रभावी तरीके से निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। दरअसल ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की सर्वे रिपोर्ट बुधवार को मुकदमे के पक्षकारों ने सार्वजनिक कर दी। सर्वे के दौरान 32 जगह मंदिर से संबंधित प्रमाण मिले हैं। पक्षकारों ने जो सर्वे रिपोर्ट दी है वह 1839 पेज की है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश के अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों को देने का आदेश दिया था। इसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पत्रकारों से बात की और कहा कि सर्वे से साबित हो गया है कि ज्ञानवापी बड़ा हिंदू मंदिर था। दोस्तों, अगर आप भी योगी सरकार के एक्शन से खुश है तो वीडियो की जगह कमेंट में लिखे जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ज्ञानवापी का सर्वे रिपोर्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, भारत का सनातनी जाग
गुरुवाड़ी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI सर्वे रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंप दी गई है। इसको लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार यानी 25 जनवरी को दावा किया था कि ASI की रिपोर्ट से पता लगा है कि ज्ञानवापी मस्जिद वहां पहले से मौजूदा मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार यानी 26 जनवरी को कहा कि काशी और मथुरा बचा हुआ है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने कहा, देश के तमाम सनातनियों के लिए अयोध्या में राम भगवान का मंदिर बनना सबसे बड़ी राहत है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोर्ट के कारण हो सका। भारत का सनातनी जाग गया, अब मथुरा और काशी बचाओ। मथुरा और काशी दे दो ताकि कोई दिक्कत ना हो। ASI के सारे सबूत दे दिए हैं। दरअसल हाल ही में वाराणसी के जिला कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को देने का आदेश दिया था। जिला अदालत के पिछले साल 21 जुलाई के आदेश के बाद ASI ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूदा संरचना पर किया गया था या नहीं। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि अयोध्या तो बस झांकिया, काशी मथुरा बाकी है, तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चांद के बाद करते हुए पद पर उतरा विक्रम लैंडर रोवर प्रज्ञान गणतंत्र दिवस परेड में दिखा मिशन चंद्रयान 3 का जलवा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के परेड में कर्तव्य पथ पर अलग अलग राज्यों की झांकी निकाली गई। इस दौरान इसरो की चांद तक पहुंचने की कामयाबी की झलक भी परेड का हिस्सा बनी। इसरो की ओर से चंद्रयान 3 की झांकी निकाली गई, जिसमें विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान कर्तव्य पथ पर चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए। इस झांकी में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर प्रज्ञान के लैंडिंग को फोकस पर कर दिखाया गया। इस मिशन के तहत 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन सफलतापूर्वक लैंड किया। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। इस सफलता के साथ ही भारत चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। इसरो की मिशन चंद्रयान 3 की झांकी में 8 महिला वैज्ञानिक सवार थी। इस लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान को अलग होते हुए दिखाया गया। इसके साथ ही झांकी में भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 और आगामी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को भी दर्शाया गया। SIR ने 75वें गणतंत्र दिवस परेड में विकसित भारत थीम के अनुरूप अपनी झांकी प्रदर्शित की। मनमोहक झांकी बैंगनी क्रांति पर केंद्रित थी, जिसके नेतृत्व की पहली CSIR की ओर से देखी गई थी। अगर आप ऐसा मानते हैं कि भारत जल्द बनेगा अंतरिक्ष में सुपर पावर, तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखिए भारत जिंदाबाद। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, अमित शाह के आवास पर पहुंचे पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिहार में सियासी हलचल के बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। अमित शाह के आवास पर भाजपा की अहम बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, केंद्रीय क्षेत्रीय नागरिक त्रिपाठी संगठन के महामंत्री भीखू भाई दल सानिया, सम्राट चौधरी, रेणु देवी, सुशील मोदी, तार किशोर प्रसाद सहित बीजेपी नेताओं को अपने आवास पर बुलाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी अमित शाह के आवास पर पहुंच चुके थे। इससे पहले सभी नेता बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के घर पर गए थे, जहां सभी बीजेपी नेताओं के साथ बैठक हुई। विनोद तावड़े के आवास पर हुई बैठक के बाद तमाम बीजेपी नेता अमित शाह के आवास के लिए रवाना हुए, जहां अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी की बड़ी बैठक। वहीं JP नड्डा का केरल दौरा रद्द हो गया। 27 जनवरी को उन्हें केरल जाना था, लेकिन अचानक उन्हें केरल दौरे को रद्द करना पड़ा। वहीं बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी का मुंबई दौरा भी रद्द हो गया है। समस्तीपुर से उन्हें पटना बुलाया गया। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि बिहार की सियासत में होगा उलटफेर, तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नारी शक्ति का पराक्रम, सैन्य बलों का प्रदर्शन, भव्य झांकियां, कर्तव्य पथ पर दुनिया ने देखा भारत का दम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह संपन्न हो गया है। समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रहे। इस बार समारोह कई मायनों से खास रहा और रिपब्लिक डे परेड में भारत की महिला का पराक्रम, सैन्य ताकत से लेकर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भव्यता देखने को मिली। वहीं विभिन्न मार्चिंग दस्तों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कई झांकियां शामिल हुई। समारोह स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके फ्रांसीसी समकक्ष श्री इमैनुअल मैक्रों आगमन राष्ट्रपति के अंगरक्षक की निगरानी में हुआ। दोनों राष्ट्रपति पारंपरिक बग्गी से मुख्य समारोह स्थल पर पहुंचे। यह प्रथा 40 वर्षों के अंतराल के बाद इस साल फिर शुरू हुई है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है। यह गणतंत्र दिवस इस विशिष्ट रेजिमेंट के लिए विशेष है, क्योंकि अंगरक्षक ने 1773 में अपनी स्थापना के बाद से सेवा के 250 वर्ष पूरे कर लिए हैं। परंपरा के अनुसार सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, इसके बाद राष्ट्रीय गान गाया गया और स्वदेशी बंदूक प्रणाली 105 mm इंडियन फील्ड गन के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। 105
हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 MI-17 हेलीकॉप्टर करते हुए पद पर उपस्थित दर्शकों में फूलों की वर्षा की। इसके बाद नारी शक्ति का प्रतीक वाहन ब्रांड ने प्रस्तुति दी, जिसमें 100 से अधिक महिला कलाकार विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हुए शामिल हुए। इसके बाद राष्ट्रपति ने सलामी ली और परेड शुरू हुई। परेड की कमान दूसरी पीढ़ी के अन्य अधिकारी परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग एरिया ने संभाली। आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाएं हो रही है सशक्त? वीडियो ही जलाकर और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी दोस्ती सदियों पुरानी, रिश्तों में तानातानी के बीच मुइज्जू ने प्रधानमंत्री मोदी को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के लोगों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। दोनों देशों के बीच चल रही तनातनी और राजनयिक विवाद के बीच राष्ट्रपति मुइज्जू ने अपने संदेश में कहा कि नई दिल्ली और माले के बीच की दोस्ती सदियों पुरानी है, जो आपसी सम्मान और भाईचारे की गहरी भावना पर आधारित है। मुइज्जू ने अपने संदेश में भारत की तरक्की के लिए भी मंगल कामना की है। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय में अपने बयान में ये जानकारी दी है। ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के कड़े एक्शन से झुक गई मालदीव के प्रति की सरकार। तो वीडियो ही जलाकर और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जमकर की भारत और नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा पश्चिम का खेल भी वहां जाकर फेल हो जाता है जहां प्रधानमंत्री मोदी सोचते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक भरोसेमंद सहयोगी बताते हुए जमकर तारीफ की। पुतिन ने कहा कि रूस एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि भारत अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए हुए है। भारत अपनी विदेश नीति को लेकर स्पष्ट है और यही वजह है कि पश्चिम जगत का राजनीतिक दाव पेच का भारत के साथ नहीं चल पाता। पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज के तरीके। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने और दोनों ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और जरूरत के समय साथ भी दिया। पहले ही दोनों देशों के अच्छे संबंध थे और आज भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के अंदर चलाई जा रही योजनाओं, खासतौर से मेक इन इंडिया को सराहा। अगर आप ऐसा मानते हैं कि रूस और भारत के रिश्ते हो रहे हैं और भी मजबूत, तो वीडियो की जलाकर और कमेंट में लिखिए भारत जिंदाबाद। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन सीमा पर गणतंत्र दिवस पर गरजे आईटीबीपी के जवान, बर्फीली वादियों में खास अंदाज में दी देशवासियों को बधाई। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि देश के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत चीन सीमा पर बर्फीले इलाकों में तैनात भारतीय जवानों ने देशवासियों के लिए शुभकामना प्रदर्शित की है। हाथ में तिरंगा लिए भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल यानी कि आईटीबीपी के जवान ने बर्फीली वादियों से भारत माता के जयकारे के साथ अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। अगर आपको भी भारत माँ के वीर सपूतों पर गर्व है तो वीडियो ही चलाकर कमेंट में लिखिए भारत जिंदाबाद। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान ने जो बोया है वही काटेगा, भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, कहा आतंकवाद से खत्म हो जाएगा पड़ोसी देश। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के इस आरोप को एक सिरे से खारिज कर दिया कि 2 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या में भारतीय एजेंसियों का कोई हाथ है। इसके साथ ही भारत ने पड़ोसी देश को यह भी याद दिलाया कि वह हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश रहा है। उसने जो बोया है वही काटेगा। भारत की यह सख्त प्रतिक्रिया तब आई जब गुरुवार को पाकिस्तान विदेश सचिव मोहम्मद सज्जाद काजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह आरोप लगाया कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि पिछले वर्ष जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों की हत्या भारतीय एजेंटों ने करवाई है। अपने आरोप को साबित करने के लिए पाकिस्तान के विदेश सचिव ने भारत स्थित कई इंटरनेट मीडिया हैंडल का सहारा लिया, जिसमें इन हत्याओं को भारतीय एजेंसियों का काम बताते हुए जश्न मनाया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने पाकिस्तान की मीडिया में वहां के विदेश सचिव के हवाले से दी गई कुछ रिपोर्ट को देखा है। यह पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा यानी कि दुष्प्रचार फैलाने की नई कोशिश है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान लंबे समय से वैश्विक आतंकवाद, संगठित अपराध और गैर कानूनी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को केंद्र रहा है। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद से खत्म हो जाएगा तो वीडियो ही जलाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। परेड में दिखी रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत की झलक, पहली बार लखनऊ में दिखा K9 वज्र का जलवा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस बार गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को पूरे शहर में देखा। पहली बार लखनऊ में स्वदेशी मीडियम गन के 9 वज्र भी शामिल हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ध्वजारोहण करके गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत की। इसके बाद सेना की टुकड़ी ने शानदार मार्च पास्ट करते हुए परेड का शुभारंभ किया। पीछे पीछे होवित्जर गन जैसे कई मारक हथियार भी
सदस्यों को देखने को मिले। सशस्त्र बलों की मार्च पास्ट टुकड़ी ने शानदार मार्च पास्ट करने के साथ साथ बैंड दल ने देशभक्ति की मधुर ध्वनि प्रस्तुति की। परेड में आधुनिक होती एटीएस कमांडो का बदला रूप भी देखने को मिला। स्कूली बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस बार 22 झांकियां परेड में शामिल हुई। तो अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि भारत रक्षा क्षेत्र में हो रहा है आत्मनिर्भर, तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखे जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस से पहले उड़ी में पकड़े गए 3 हाइब्रिड आतंकवादी हथियारों के खेप कर रहे थे सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले शाम में जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में 3 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार ये तीनों हथियारों की खेप का सप्लाई कर रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादियों की गिरफ्तारी सोशल मीडिया ग्रुप और सटीक ट्रैकिंग के कारण हुई है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों को उत्तरी कश्मीर में उड़ी सेक्टर के बोनेर इलाके में गिरफ्तार किया गया। माना जा रहा है कि गणतंत्र दिवस से पहले एक बड़ी घटना टल गई है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की त्वरित कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के समर्पण को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए सभी आतंकियों हिरासत में लेकर आग की जांच शुरू कर दी गई है। तो अगर आपको भी भारतीय सेना पर है भरोसा, तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस के मौके पर अमेरिका ने भारत को दी शुभकामनाएं, तो रूस से आया खास संदेश। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत में 26 जनवरी यानी कि कल 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर दुनिया भर से गणतंत्र दिवस की बधाइयां आई। भारत के सबसे मजबूत साथी रूस और अमेरिका ने भी शुभकामना संदेश भेजा। उसने गणतंत्र दिवस की बधाई देते दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगाया है। अमेरिका ने भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपना एक मुख्य रणनीतिक भागीदारी बताया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रिंसिपल डिप्टी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने भारत को अमेरिका के एक मुख्य रणनीतिक भागीदारी बताया और कहा कि हम कई प्रमुख क्षेत्रों में अपने सहयोगों को मजबूत करने के लिए तत्पर है। भारत और रूस के राजदूत डेनिस टिपाउ ने भी भारत को 75वां गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। हमारे भारतीय मित्रों को समृद्धि, कल्याण और उज्जवल अमृतकाल की शुभकामनाएं। भारत जिंदाबाद, रूस और भारत की दोस्ती जिंदाबाद। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि भारत पे बन रहा है एक उभरती हुई ताकत, तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखिए जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ओआईसी ने राम मंदिर पर साधा निशाना, तो पाकिस्तानी अवाम ने फटकारा, कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत एक मजबूत देश है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन बीते 22 जनवरी यानी सोमवार को हुआ था। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य पूजा अर्चना में भाग लिया था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इस पर मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी ने आपत्ति जताई थी। ओआईसी के रिएक्शन के बाद पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने देश के आवाम के बीच जाकर प्रतिक्रिया ली। शोएब चौधरी ने राम मंदिर को लेकर ओआईसी की तरफ से दिए गए बयान पर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि ओआईसी का राम मंदिर को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देना सही था। इस पर पाकिस्तानी आवाम ने ओआईसी को ही आईना दिखाते हुए कहा कि उसी काम का नहीं है। हमें लगता है कि मुस्लिम देशों के बीच एकता ही नहीं है। भारत पहले से ही एक मजबूत देश है, वो अधिकतर मुस्लिम देशों के मुकाबले है। वैसे भी ओआईसी में ज्यादातर अरब देश है कि भारत के साथ पहले से ही रिश्ते अच्छे, इसलिए भारत को फर्क नहीं पड़ेगा। स्थानीय आवाम ने कहा कि हमारे मुस्लिम संगठन में शामिल सारे देश इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। इसमें शामिल कुछ ही देश ऐसे हैं जो इंडिया इजराइल के खिलाफ बोलते हैं, बाकी के देश ऐसा नहीं करते। हमारे देश में भी राम मंदिर को लेकर कहा, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पता। हमें पता है कि पता होना चाहिए कि आज के वक्त में भारत हमसे काफी आगे है। ऐसा मानते हैं कि भारत विश्व शक्ति में एक मजबूत देश है, तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखे भारत जिंदाबाद। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में खेला होगा, अमित शाह के आवास पर बीजेपी बैठक में हुई बात। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिहार में फिर कयासों का दौर तेज हो गया। सत्ता समीकरण बदलने के इन कयासों के पक्ष में कई तर्क और घटनाक्रमों को जोड़ा जा रहा है। इस बीच गुरुवार की शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई है। इस बैठक के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री भिखू दल सानिया, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, सुशील मोदी, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी मौजूद थी। बैठक खत्म होने के बाद जब शाह के आवास से सम्राट चौधरी बाहर निकले तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। दूसरी ओर बिहार महागठबंधन के दो बड़े घटक जेडीयू और आरजेडी के बीच मनभेद की अटकलें तेज हो गई। बुधवार को कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी की रैली में नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर तीखा हमला किया। इस की सियासत में लालू परिवार से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया भी हुई। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी ने गुरुवार को 3 ट्वीट कर
परोक्ष रूप से नीतीश कुमार पर तंज किया। हालांकि कुछ समय बाद ही इस ट्वीट को हटा लिया गया। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो सकते हैं एनडीए में शामिल, तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 2024 में 2014 और 2019 से बड़े बहुमत के साथ बनेगी मोदी सरकार, बुलंदशहर में बोले सीएम योगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने बुलंदशहर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उन्होंने बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर एवं मेरठ जनपदों में 20,700 करोड़ से अधिक की 46 परियोजना के लोकार्पण एवं शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आज मौसम के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रधानमंत्री का बुलंदशहर की धरती पर आगमन हम सब के लिए एक प्रेरणा है कि बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके हमें विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जुटना है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये जनता जनार्दन यहाँ आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर रही है। दिनों के बाद जब देश में आम चुनाव होंगे तो ये जनता जनार्दन आपके साथ फिर से खड़ी होकर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को दोहराएगी। सीएम ने कहा कि आपके नेतृत्व में तीसरी बार फिर से के अंदर 2014-2019 से भी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अगर आप भी ऐसा मानते कि लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के हैट्रिक लगाएगी मोदी सरकार, तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के साथ कोहरा भी कम नहीं हो रहा है। सुबह के समय तेज कोहरे के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने कहा कि 27 जनवरी यानी आज घना कोहरा रहेगा, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे लोगों को राहत मिलने लगेंगे। यानी 28 जनवरी से लोगों को कोहरे और ठिठुरन दोनों से ही राहत मिलने लगेगी। वहीं आज सुबह दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी काफी प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते 31 जनवरी तक मौसम का मिजाज पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बदलने वाला है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी का करते समर्थन, तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत।